नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन पाठक आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन के लिए जूनियर सुपर टीईटी हेतु हम यहां पे चला रहे हैं महान व्यक्तित्व के लिए कक्षा 8 की सीरीज़। तो आइए आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें पहले से बता देना चाहता हूं जो इस किताब में दिया हुआ है, तो जिससे हमारी समय में बचत हो जाएगी। जैसे इनके पिता का नाम था शाहजी, इनकी माता का नाम था जीजाबाई, और इन्होंने एक बघनक हाथों में पहनते थे एक व्यक्ति को मारने के लिए, तो उसका नाम बघनक है, जिसकी चर्चा हम कहानी में अभी करेंगे। और ये नौसेना का गठन, भारत में किसी शासक ने सबसे पहले नौसेना का गठन कौन किया था, तो शिवाजी महाराज ने किया था। तो फैक्ट यही है और इन सारी घटनाओं को हम इसमें अब जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इस कहानी में। इससे पहले भी हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी दिन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। देखिए, इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। ये जीवन भर अपने समकालीन राजा, मतलब इनके साथ साथ जितने राजा थे इनके समय के, वो ये उन लोगों के अत्याचारों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहते थे। और ये इनका जन्म जो हुआ था 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, शिवनेर के किले में। ठीक है, आगे चलते हैं। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। इनके जो पिताजी थे शाहजी, वो पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। फिर वहाँ रहकर शाहजी ने बड़ी मेहनत की और उन्नति की। उसके बाद वहाँ के ये सेनापति बन जाते हैं। शाहजी वहाँ के सेनापति बन जाते हैं। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के थे तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। फिर वहाँ से वो छोड़कर बीजापुर के चले जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं और वहीं पर एक दूसरी महिला से विवाह कर लेते हैं। जब शिवाजी 10 वर्ष के थे तो इनके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली। तो फिर ये अपने दादा के यहाँ अपनी माता के साथ चले जाते हैं। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोणदेव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। तो फिर ये बीजापुर से छोड़ के पूना चले जाते हैं अपने दादा के यहाँ, जिनका नाम कोणदेव था, उनके साथ रहने लगते हैं। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोणदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। मतलब ये अपने दादाजी के सानिध्य में, उनके संरक्षण में वहाँ पे ढेर सारे अस्त्र शस्त्र, जितनी भी युद्ध कलाएं होती है, सब कुछ सीखते हैं। और इनकी माता जी जो थी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इन्होंने इन्हें क्या सिखाया ये देखिए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। वे शिवाजी को वीरों की साहसिक कहानियां सुनाती थी। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण हो गया था या आरंभ हो गया था। शिवाजी की माता जो थी वो बहुत धार्मिक महिला थी और शिवाजी पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें महाभारत, रामायण, ढेर सारे धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनके बारे में जानकारी दी और इनके अंदर राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति जागृत की और इनके व्यक्तित्व का विकास किया और इन्हें निडर बनाया। ये बचपन से ही निडर हो गए थे, निर्भीक हो गए थे। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। शिवाजी धार्मिक जो सत्संग होते हैं, प्रवचन वगैरह होते हैं, उन सबको बड़े अच्छे से दिल लगा के सुनते थे, मन से सुनते थे और इन्होंने संत रामदास को अपना गुरु बना लिया और गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु जी की राय लिया करते थे। मतलब जब इन्हें अपने गुरु पर बहुत ही भरोसा रहता था और उनकी बातों को मानते थे और जब इन्हें किसी प्रकार की सुझाव की ज़रूरत होती थी तो अपने गुरु संत रामदास से ये लिया करते थे और ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहा। फिर इनके दादा जी कोणदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई।
शिवाजी ने शासन कैसे चलाया जाता है, राज्य को कैसे चलाया जाता है, जनता की सेवा कैसे की जाती है, प्रजा को कैसे पाला जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने दादा कोड़देव से सीख ली थी। लेकिन जब ये 20 वर्ष के हुए तो इनके दादा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शिवाजी अकेले पड़ जाते हैं। तो अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों ने की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद जो भावलपुर होता है, मतलब भावलपुर नहीं, भावल प्रदेश जो होता है, भावल प्रदेश होता है, उस प्रदेश के जो नवयुवक थे, युवा शक्ति जो थी, उन्होंने शिवाजी को बहुत ही मदद की, सहायता की। युवाओं से तात्पर्य कि शिवाजी भी 20-25 वर्ष के थे, तो ये भी एक युवा शक्ति थे। तो इन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद आसपास के जितने किले थे सबको जीतना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने रायगढ़ के उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को भी हराया, मतलब हराया तो नहीं लेकिन उससे उनका संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, बाकी चीज़ें जो हुई। फिर इन्होंने बाद में रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। जो बीजापुर का सुल्तान था वो शिवाजी उसको टक्कर दे रहे थे, तो वो शिवाजी को हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, हमेशा उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश करता था। तो उसी क्रम में क्या किया, उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। उसने पूरी तैयारी के लिए इस शिवाजी को परेशान करने के लिए, मारने के लिए अफजल खां को, जो अफजल खां था उसको इनका सेनापति था, तो उसको भेजते हैं शिवाजी को मारने के लिए। तो होता क्या है देखिए, अफजल खां जानता था कि शिवाजी युद्ध भूमि में शिवाजी को हराया नहीं जा सकता है, वहाँ पर इसकी दाल नहीं गलेगी। अफजल खां को पता था कि शिवाजी को युद्ध क्षेत्र में लड़कर हराया नहीं जा सकता है, तो उसने योजना बनाई। कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। फिर उसने प्लान बनाया कि शिवाजी को कैसे फंसाया जाए। तो अब देखिए प्लान क्या बनाता है। उसने अपने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने एक दूत को शिवाजी के दरबार में भेजा और संधि प्रस्ताव मतलब समझौता के लिए भेजा कि आओ हम लोग समझौता कर लेते हैं, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उन्हें दूत की बातों से, मतलब शिवाजी जो दूत गया, दूत जो बातें बोल रहा था, तो शिवाजी को उसकी बातों से कपट जो होता है, कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया। इनको महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ घोटाला है। अतः वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने साहसपूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बघनक देखिए लिखा हुआ ना, हाथ में पहने हुए बघनक का मतलब बघ मतलब बाघ, नख मतलब नाखून, बाघ के नाखून जैसा एक हथियार होता था, उन्होंने अपने हाथ में पहना था और छिपा के ऐसा पहने थे कि कोई देख ना ले। ये पहन कर गए थे और अफजल खां को इन्होंने मार डाला। उन्होंने साहसपूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बघनक से अफजल खां का वध कर दिया। वध करने का मतलब होता है कि मार देना। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हो गई। जब शिवाजी एक से एक बड़े कारनामे करने लगे और अपनी सत्ता को बढ़ाने लगे, तो जो औरंगजेब था मुगल शासक, उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि अरे ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो उसने शिवाजी को मारने की योजना बनाई। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और उससे शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने को कहा। तो उसने वही रावण की तरह काम किया। जैसे रावण ने मामा मारीच को भेजा था राम को मारने के लिए, उसी तरह इसने अपने मामा शाइस्ता, इसके मामा का नाम शाइस्ता था औरंगजेब के, इसने उनको भेजा कि जाओ शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करो या शिवाजी को मार डालो। शाइस्ता खां जो था पूना के एक महल में ठहरा हुआ था। पूना गया और वहाँ के एक महल में ठहरा हुआ था। तो शिवाजी ने क्या किया देखिए, रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे में से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति हुई। शिवाजी रात में अपने दल बल के साथ चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे अंधेरा होता था और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर शाइस्ता वहाँ से भाग जाता है। और इस कारण से शाइस्ता जब भाग जाता है तो मुग़ल साम्राज्य जो औरंगजेब होता था, मुग़ल सम्राट, उसकी बड़ी किरकिरी होती है, बड़ी बेइज्जती होती है कि भाई उसका मामा भाग गया। अब शिवाजी का दमन करने के लिए
शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीनों तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उनको जय सिंह की सभी शर्तें स्वीकारनी पड़ी। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर जब औरंगजेब शिवाजी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो उसने क्या किया कि आमेर के राजा जय सिंह को पकड़ा और उनसे कहा कि भैया अब इसका काम तमाम करो, हम मेरे बस की बात तो है नहीं। तो जय सिंह क्या करता है, अब देखिए। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह और बहुत नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक था। जो जय सिंह था वो शिवाजी की ही तरह चतुर, चालाक, निपुण और नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक था। मतलब वो भी बहुत ही ताकतवर और बुद्धि से तेज था। तो उसके और शिवाजी के बीच में 2 महीने के बीच में मतलब 2 महीने तक युद्ध होता है और अंत में शिवाजी हार तो नहीं मानते लेकिन संधि का प्रस्ताव भेजते हैं शिवाजी के पास से। फिर संधि का प्रस्ताव भेजते हैं और वो संधि के प्रस्तावों में जय सिंह की सारी बातों को मान लेते हैं। जब जय सिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। जब शिवाजी आगरा पहुंचे तो उनका स्वागत नहीं किया गया और औरंगजेब के दरबार में उनका किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं किया गया और यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। शिवाजी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और यह उन्होंने अपना अपमान समझा और यह अपमान को वो सहन नहीं कर सके और वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले गए। और मुगल सम्राट की अवहेलना मतलब हो गया कि उसका सम्मान न करते हुए, उसकी बातों को न मानते हुए उस दरबार से चले गए। अब क्या होता है, औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। भाई जब वो अपने महल में गए तो महल के चारों तरफ सैनिक की छावनी बना दी गई और उनको कैद कर लिया गया। मतलब हाथों में बेड़ियाँ तो नहीं बांधी गई लेकिन घर में ही उनको कैद कर दिया गया। जैसे नहीं होता है कि घर में नज़रबंद कर देना, तो वही हालत थी उस समय की कि घर में ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। शिवाजी बोले कि मैं बीमार हो गया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियाँ भिजवाने के लिए बहगी में रखी भिजवाने लगे और उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ और मतलब दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए साधु संतों, ब्राह्मणों को मिठाइयाँ और फल फूल भेजने लगे बड़ी बड़ी टोकरियों में करके। तो जब फल फूल भेजने लगे तो एक बड़ी सी टोकरी में बैठकर ये भी निकल देते हैं और अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच जाते हैं। राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का और औरंगजेब को जीवन भर दुख रहा। बहुत ही पछतावा हुआ कि मैं शिवाजी को मार नहीं पाया और मेरे चंगुल से निकल के भाग गया। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में हित समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शाहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार बन के था। अब जय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उसके स्थान पर मुअज्जम वहाँ का शासक बन गया था और शिवाजी को अपनी शक्ति को गठित करनी थी। तो आगे क्या होता है, तो उसकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली। तब शिवाजी उसको मीडिएटर बनाते हैं और उसको बिचौलिया बनाते हैं और औरंगजेब से संधि कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, मतलब दिमाग लगाते हैं। कूटनीतिक राजनीति अब मराठा करने लगे, मतलब ये शिवाजी करने लगे। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए। अब शिवाजी को थोड़ा सा निर्भीक हो गए थे कि औरंगजेब की तरफ से थोड़ा मामला ढीला हो जाएगा, तो अब ये अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत कर ले। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिक थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनको अपना मित्र भी बनाए रखे। ये अपनी सेना को मजबूत करते रहे, अपने राज्य को मजबूत बनाते रहे और छापामार जो युद्ध होता था मुगल सेनाओं कि उसमें जाके सहायता भी करते थे। इससे मुगलों को लगता था कि ये हमारे मित्र हैं, तो मित्रता भी बनाए रखते थे।
और अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए समय उसी में से निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था। शिवाजी के लिए औरंगजेब बुरा सोचता था हमेशा। इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले जीत लिए जिनको जयसिंह ने उनसे छीन लिया था। फिर 2 साल तक ये संधि चली। फिर उसके बाद शिवाजी और औरंगजेब में फिर से युद्ध होना शुरू हो गया। तो शिवाजी अपने आसपास के जितना जयसिंह ने इनसे जीत लिया था सब कुछ इन्होंने वापस जीत लिया। फिर उनकी सेना फिर मुगल राज में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया। उसका नाम सिंहगढ़ कर दिया। फिर इनकी सेना मजबूत हो गई और ये अपने किलों को जीतने लगे। मुगल जहाँ पर शासन करते थे उन सबको धीरे धीरे जीतना शुरू किए और कोडाना पर इन्होंने हमला करके उसका नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया। अनेक अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन तथा प्रजा के हित के कार्यों में खर्च करते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसलिए उनकी विजय होती थी। शिवाजी जो पैसा लेके आते थे उन पैसों को मुगलों से लूट के, जो मुगल शासक होते थे उनकी जो पैसे धन दौलत लूटते थे तो वो उन पैसों को क्या करते, एक बार सूरत से खूब धन लूटा था। सूरत में वहाँ पे किया था युद्ध तो वहाँ से उन्हें धन दौलत मिले। तो ये क्या करते थे, पैसों को कुछ भाग सैनिकों को देते थे, कुछ भाग प्रजा में बांट देते, कुछ भाग अपनी सेना को डेवलप करने में लगाते थे, मतलब सेना के कार्यों में यूज करते थे। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। मतलब जब वो उनका राज्याभिषेक हो गया, देखिए अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और सन 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान किया। मतलब शिवाजी महाराष्ट्र के अब शासक बन गए थे, विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र मतलब आज़ाद थे, किसी के अधीन नहीं थे। 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है और इन्हें छत्रपति की पदवी धारण करनी होती है, इसीलिए इनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है। ठीक है, क्या इनका पूरा नाम कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। इस अवसर पर उन्होंने दीन दुखियों के लिए ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और उनको उनके दुखों को हरने के लिए धन की व्यवस्था की, मतलब दान किया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी का। बीजापुर कर्नाटक आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों, मतलब जितने समुद्र के किनारे जैसे महाराष्ट्र का है, समुद्र के किनारे बसा है ना। बम्बई कहाँ पे है? बम्बई ही महाराष्ट्र है ना। बम्बई, नासिक, पूना ये सब महाराष्ट्र में आते हैं। तो वो क्या हुए, जितने समुद्र के किनारे क्षेत्र थे सभी क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया और इन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किया। इन्होंने नौसेना की भी व्यवस्था की, जो पानी के अंदर सैनिक रहते हैं जहाज़ों पर, उसकी व्यवस्था की। तो भारत में पहले नौसेना की व्यवस्था इन्होंने की थी, शिवाजी महाराज ने। ठीक है, वे बहुत दूरदर्शी थी, मतलब भविष्य का देखने वाले थे और वे जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। तो नौसेना की आवश्यकता भविष्य में पड़ सकती है, क्योंकि विदेशी आक्रांता पानी के अंदर से ही महाराष्ट्र में हमला करने आएंगे तो नौसेना उन्हें पानी के अंदर ही रोक देगी। ऐसी ढेर सारी उनके अंदर उथल पुथल चलती रहती थी, जिसके कारण उन्होंने नौसेना का गठन किया। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो उसका सम्मान करते थे और उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वो अपने कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो वे उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। राज्य के पदों में जो वितरण होता है, राज्य के जो अधिकारी होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल करते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था, महिलाओं की बड़ी इज्जत की जाती थी। युद्ध में अगर कोई शत्रु पक्ष की स्त्री उनके हाथ लग जाती थी, उनके सैनिकों के पास आ जाती थी, मतलब जीत लिया जाता था, तो ये सम्मान पूर्वक उसके माता पिता के पास या उसके पति को सौंप दिया जाता था, मतलब उनको वापस भेज दिया जाता था, घर भेज दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए शिवा
एक बार की बात है कि इनका बेटा जो होता है, शिवाजी का जो बेटा था, उसने कोई गड़बड़ी कर दी थी। मतलब उनका पुत्र संभाजी, शिवाजी का जो बेटा था उसका नाम था संभाजी। संभाजी ने अमर्यादित व्यवहार कर दिया, तो उसको भी इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उठाकर इसको जेल में डाल दो। मतलब कोई भी हो अगर गलत काम करता था तो उसको ये जेल में डाल देते थे, उसको उसकी सजा जरूर मिलती थी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, या राजघराने का हो या आम नागरिक हो। तो ये अपने सैनिकों पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते थे और उनके लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते थे। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महासंकल्प लिया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की, मतलब आज़ाद भारत की स्थापना की थी और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। अच्छे सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। अगर सही बात में कहा जाए कि शिवाजी क्या थे, तो एक राष्ट्र निर्माता थे, देशभक्त थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवा जो थे, जितने पेशवा बने, भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्नों को साकार किया। मतलब भारत को एक करने के लिए पूरी मेहनत कर दी। तो अगला लेसन आपका रहेगा गुरु गोविंद सिंह। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आएगा। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो इसमें बघनक है एक महत्वपूर्ण, बस यही क्वेश्चन मुझे लग रहा है। अगर पूछ ले कि बघनक का प्रयोग करके किसने हत्या की थी, तो आप शिवाजी को याद रखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए कि नौसेना का गठन किस शासक ने किया था, तो नौसेना का गठन शिवाजी महाराज ने किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। इनको छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।